बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्पादन व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने से के बाजार नियम पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये आज वाला, क्योंकि क्लासिकल मॉडल है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण रूप से इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आखिरकार प्रतिष्ठित सिद्धांत जो क्लासिकल थ्योरी है वो है क्या, इसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री शामिल हैं और इससे संबंधित क्या मान्यताएं हैं, अजम्पशन क्या है, किस प्रकार से क्या महत्वपूर्ण बातें ये कर रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आवश्यक रूप से कीजिएगा और कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। साथ ही साथियों, हम उत्पादन व रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के कुछ ग्राफिकल और मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से भी समझेंगे। मेरा मानना है कि इस वीडियो के पश्चात आपको किसी प्रकार का भ्रम प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी को लेकर नहीं होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम से के बाजार के साथ इसका क्या संबंध है, उसके पश्चात हम किन्स के मॉडल को समझेंगे कि आखिरकार किन्स का मॉडल है जो क्लासिकल थ्योरी से किस प्रकार से भिन्न है, कौन कौन सी बातों को लेकर किन्स ने सुधार माना है, किन किन बातों को लेकर क्लासिकल मॉडल की आलोचना किन्स के माध्यम से की है। चलते हैं साथियों आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखें कि प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो क्लासिकल मॉडल के अंदर कौन आते हैं, जिसको हम ये कहें कि कई बार शास्त्रीय अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो आखिरकार क्या है ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री? क्या कोई एक अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं या बहुत से अर्थशास्त्रियों को लेकर शामिल किया गया है? प्रमुख रूप से मैं वीडियो के अंत में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से इनकी तमाम बिंदुओं को हम जान पाएंगे, याद रहने में एग्जाम में किसी प्रकार को आपको कठिनाई ना हो। जैसा कि हम सामान्य जीवन में वरिष्ठ नागरिक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग जो उम्रदराज हों, उसी प्रकार प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है या प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वे अर्थशास्त्री शामिल होंगे जो पुराने हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से अर्थशास्त्रियों के बारे में है शामिल। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि एडम स्मिथ जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में शामिल है। इसके यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये किसी एक अर्थशास्त्री को लेकर बात नहीं कर रहा है। कई अर्थशास्त्रियों के सार को, उनके कहे गए जो भी कोटेशन है उनको शामिल करते हुए एक निष्कर्ष रूप से हम इस प्रतिष्ठित मॉडल में चर्चा करेंगे। उनको हम गणितीय अप्रोच के माध्यम से और ग्राफिकल भी समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ को लेंगे, जिन्होंने इनविजिबल हैंड की बात की, एक मुक्त बाजार लेसेस-फेयर की बात की, जहां संसाधनों का कुशल आवंटन या सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम है। यहाँ एडम स्मिथ ने यह कहा कि अर्थव्यवस्था को एक मुक्त रूप से रखा जाए, वो अपने आप अपने तरीके से चलेगी, है ना। किसी प्रकार का गवर्नमेंट का यहाँ हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे विस्तृत रूप से कि किन किन बिंदुओं को लेकर ये मुक्त बाजार की बात की है। यहाँ ये एडम स्मिथ को है। उसके बाद हम यहाँ देखें कि डेविड रिकार्डो को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उसने मजदूरी को जीवन निर्वाह स्तर यानी ये जैसा कि हम वितरण सिद्धांत में लेते हैं, यहाँ मजदूरी उसके जीवन निर्वाह स्तर यानी इस प्रकार की मजदूरी दी जा रही है कि वो उसका जीवन निर्वाह कर सके, उतनी उस स्तर की मजदूरी की बात डेविड रिकार्डो जो करता है। यानी यह एडम स्मिथ भी इसमें शामिल है, डेविड रिकार्डो भी शामिल है और जेबी से शामिल है, जिसको हम जो क्लासिकल मॉडल है उसका बेस मानते हैं। और इसका मैंने वीडियो बना दिया। जिन साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन पर जाके देखिएगा कि वो है, जहां हमने ये देखा कि पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं सर्जित कर देती है। यानी उत्पादन से जो आय उत्पन्न होती है और वही आय मांग बन जाती है, यानी सामान्य अधिशेष असंभव है। यानी हम यहाँ ये देखें कि जो सप्लाई है वो डिमांड से अधिक नहीं होती, ऐसा जेबी से माना है। यानी यहाँ जो सप्लाई है वो डिमांड के बराबर होती है और ये कहा है कि आप सप्लाई कीजिए, आप पूर्ति कीजिए, डिमांड अपने आप आ जाएगी, जेबी से के अनुसार। तो यहाँ तीन अर्थशास्त्री इसके अंदर शामिल कर लिए, डेविड एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, जेबी से हो गया, और अल्फ्रेड मार्शल है जो मांग और आपूर्ति की संतुलन की बात कर रहा है, जहाँ सीमांत उत्पादकता सिद्धांत इसका दिया हुआ है। इनके अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ आप देखिएगा जहाँ डिमांड और सप्लाई जहाँ एक दूसरे को इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। तो ये तीन आ गए, इनका सार रूप हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आप ये देखिएगा कि प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो पीगू महोदय हैं उन्होंने का भी इसमें शामिल है। वास्तविक मजदूरी का सिद्धांत जो मजदूरी में लचीलेपन से बेरोजगारी समाप्त है। यहाँ ये कहा गया है कि अगर जैसा कि क्लासिकल मॉडल कहता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है, लेकिन अगर
किसी कारण से हो गई है तो वो वास्तविक जो मजदूरी है उसमें लचीलापन यानी उसमें हम कमी करके जो बेरोजगारी है उसको समाप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा पीगू रोजगार की क्लासिकल सिद्धांत को अंतिम एवं व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय हम देखें तो पीगू को जाता है। उन्होंने से के नियम को श्रम बाजार के में संदर्भ में स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध किया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्वतंत्र प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर है। यानी यहाँ एक बात निकल कर आई पीगू महोदय के अनुसार, यानी वो से के नियम को लेता है और उसने ये कहा कि स्वतंत्र प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन, जैसा मार्केट में हम पढ़ते हैं स्वतंत्र प्रतियोगिता, वो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है जहाँ जो प्राइजेज हैं, कीमतें हैं, वो फर्म में निर्धारित नहीं करती है। यानी जो कीमत है वो मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है और उस निर्धारित कीमत पर फर्में हैं वो वस्तुओं का विक्रय करती है। यानी कीमत पर कंट्रोल जो फर्में हैं उनका नहीं होता है। मांग और पूर्ति यानी बाजार के द्वारा निर्धारित होती है, जहां जो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में ये देखा है कि जो पूर्ण रोजगार है वो स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। पीगू के अनुसार हम ये देखें कि यदि श्रम बाजार में मजदूर दरें पूर्णतः लोचशील है, यानी जो मजदूरी हैं उनमें परिवर्तन, आगे इसको लेकर किन्स महोदय आलोचनाएं भी करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम मजदूरी को कम नहीं कर सकते, और उन्होंने कारण भी दिए हैं क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो क्लासिकल मॉडल है जिसमें पीगू महोदय कह रहे हैं कि मजदूरी दर है वो पूर्णतः लोचशील है, फ्लेक्सिबल है। उस अगर बेरोजगारी हो गई है तो आपकी मजदूरी घटा दो, है ना, तो उसके द्वारा जो रोजगार है वो प्राप्त किया जा सकता है। सरकार या ट्रेड या यूनियन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज तो वर्तमान में देखें कि हम मजदूरी कम करें या कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, मजदूरी कम करें तो करना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक यूनियन बनी हुई है। तो मजदूरी दरें हैं वो मांग और आपूर्ति के अनुसार समायोजित होती है और पूर्ण रोजगार स्थापित कर देती है। ठीक है, तो इसके उनका प्रसिद्ध कथन ये है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रतियोगिता के रहते हुए सदैव ऐसी प्रवृत्ति कार्यशील रहेगी जिससे मजदूरी की दरें मांग के साथ इस प्रकार समायोजित होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और है जो है मील महोदय। तो इस प्रकार आप यहाँ इन बातों को सबको जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जानिएगा कि क्लासिकल मॉडल के अनुसार क्लासिकल मॉडल में कौन कौन से अर्थशास्त्री मुख्य रूप से शामिल हैं। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो महोदय, जेबी से आप अल्फ्रेड मार्शल है, पीगू है और आपका मील महोदय है। फिर हम देखें यहाँ कि क्लासिकल सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की बात कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की धारणा है। इसको लेकर किन्स महोदय ने बड़ी आलोचना की है कि पूर्ण रोजगार तो होता ही नहीं है, यानी अल्प बेरोजगारी होती है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है में सामान्य स्थिति पूर्ण रोजगार की होती है। तो यहाँ दो बातें निकल कर आ रही है कि क्लासिकल मॉडल है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर बात की गई थी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था समाजवादी है, मिश्रित है, पूंजीवादी है, तो यहाँ पूंजीवादी। दूसरी स्थिति इन्होंने यह कहा कि सामान्य स्थिति होती है पूर्ण रोजगार, सामान्य रूप से पूर्ण रोजगार रहता है। अगर किसी कारण से बेरोजगारी हो गई तो मजदूरी को कम करके उस बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और वापस पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। यानी पूर्ण रोजगार प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सामान्य रूप से उपलब्ध है, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है। मुख्य विचार पूर्ण रोजगार सामान्य अवस्था है। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से ऐसे स्तर पर कार्य करती है जहाँ सभी संसाधन विशेषकर श्रम का पूर्ण उपयोग होता है। उसके बाद हम देखें कि मजदूरी और कीमतों की लोचशीलता, ये हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि महत्वपूर्ण बात है। मजदूरी और कीमत में फ्लेक्सिबल होती है, मजदूरी और कीमतें लोचशील होती है। यदि बेरोजगारी उत्पन्न हो तो मजदूरी दर घटती है, मजदूरी घटने से उत्पादन लागत कम होती है, और उत्पादन लागत कम होती है वस्तुओं की कीमतें घटती है, मांग बढ़ती है और उत्पादन रोजगार बढ़ता है। यानी सीधा सा इलाज बता दिया इन्होंने तो कि मजदूरी और कीमतें क्या है, लोचशील है, बदल दो भाई, जैसे बेरोजगारी है बदल दो इनको, और बदलते ही वापस रोजगार बढ़ जाएगा। और स्वतः संतुलन की स्थिति है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट एक तरीके से कार्य करता है अर्थव्यवस्था में। ऐसे ही स्वतः कार्य करने वाली शक्तियाँ हैं होती हैं जो असंतुलन को दूर कर देती है। अतः यदि कभी पूर्ण रोजगार से विचलन होता है तो वो अस्थायी होता है, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की। अभी तक तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूर्ण रोजगार और मजदूरी और कीमतों की लोचशीलता।
ठीक है। और अपने आप ये इकोनॉमी चल रही है ना, लेसेस फ्री फेयर की स्थिति होती है। उत्पादन का स्तर, उत्पादन उसी स्तर पर होता है जहां सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, इसे ही संभावित उत्पादन कहते हैं। प्रक्रिया को अगर हम सरल शब्दों से समझें तो किसी कारण से बेरोजगारी बढ़ती है, यानी बेरोजगारी ऊपर है, तो क्या कम कर दें, मजदूरी घटा दें। मजदूरी घटाने से उत्पादन लागत घट जाएगी, उत्पादन लागत घटने से कीमत घट जाएगी, और कीमतें घटती है तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ने से उत्पादन अधिक होगा तो उसके लिए रोजगार बढ़ जाएगा, और अंततः अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच सकती है। ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ देखें कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति है तथा बेरोजगारी केवल अस्थायी होती है। बार बार ये स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक समझ विकसित हो जाए क्या अंतर है आखिरकार क्लासिकल और किन्स में। बहुत ढेर सारी जानकारी इसके अंदर होगी। किसी भी बात को लेकर, क्लासिकल मॉडल को लेकर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। किंतु आर्थिक इतिहास इस निष्कर्ष को चुनौती देता है। क्लासिकल के बाद क्लासिकल ने जैसे चर्चा की, लेकिन कई बार इस प्रकार की चुनौतियां हुई है। जैसे आप देखोगे 19वीं शताब्दी की आर्थिक मंदियां, यानी 1870, 1880 तथा 1890 के दशकों में विश्व के अनेक देशों में दीर्घकालीन मंदियां, व्यापक बेरोजगारी और उत्पादन में गिरावट और कीमतों में अस्थिरता देखी गई है। कीमतें भी अस्थिर रही, उत्पादन में भी गिरावट हुई, और दीर्घकालीन मंदियां भी रही, बेरोजगारी भी रही। तो ऐसी स्थिति में भाई क्लासिकल मॉडल चल रहा है, तो क्लासिकल मॉडल के अनुसार तो बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए थी, उत्पादन बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक चुनौती हुई, विशेष रूप से 1873 की लॉन्ग डिप्रेशन ने ये यूरोप और अमेरिका को लंबे समय तक प्रभावित किया। ये अनुभव दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं पहुँचती। तो एक ये जानकारी, इस प्रकार की स्थिति बनी। तो प्रारंभिक कुछ आलोचक हैं 19वीं शताब्दी के लेकर, कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने, जो प्रतिष्ठित विचारधाराएं हैं, जिन्होंने ये कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। इन्होंने, जैसे ये थॉमस रॉबर्ट है, आपका सिसमंडी है, हॉब्सन है, इन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की। इन अर्थशास्त्रियों ने ये तर्क दिया कि कुल प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड की कमी संभव है ना। डिमांड जो है वो कम हो सकती है, लेकिन जैसा कि क्लासिकल कहता है कि भाई आप पूर्ति कीजिए, सप्लाई कीजिए, अपने आप मांग हो सकती है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो कुल प्रभावी मांग है वो कम हो सकती है और सामान्य अति उत्पादन हो सकता है। यानी क्लासिकल ने तो नहीं कहा, क्लासिकल ने तो ये नहीं कहा कि जो मांग है वो उससे पूर्ति अधिक होती नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वास्तव में हो सकता है ऐसा, और बेरोजगारी अनैच्छिक भी हो सकती है। लेकिन वे प्रतिष्ठित सिद्धांत का सुसंगठित वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। इन्होंने विचारों ने कहा भी, लेकिन इसको लेकर इसके स्थान पर कोई नया मॉडल ये दे नहीं पाए थे। बेरोजगारी अनैच्छिक भी हो सकती है, ये क्या है, ये बात, जैसा कि एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है कि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, यानी प्रचलित मजदूरी पर, वो प्रचलित मजदूरी है, उस पर उसको काम मिल रहा है, काम कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऐच्छिक बेरोजगार है, और उसको बेरोजगारी के अंदर शामिल नहीं करते क्लासिकल। लेकिन अगर अनैच्छिक बेरोजगारी है, मतलब वो प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाह रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो स्थिति गंभीर है। तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं, क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल जो सिद्धांत है वो तो ये कह रहा है कि बेरोजगारी अनैच्छिक तो होती नहीं है तो वो ऐच्छिक है, अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। उसके बाद आप देखें कि माल्थस महोदय हैं, यद्यपि इनने समस्या की पहचान भी की, परंतु वे ये स्पष्ट नहीं कर सके कि प्रभावी मांग क्यों और कैसे घटती है, इसे कैसे स्थिर रखा जा सकता है। इसी कारणों का उनका विचार एक पूर्ण वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में विकसित नहीं हो सका। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है ना, लेकिन ये स्पष्ट कोई इस प्रकार का सिद्धांत वो दे नहीं पाए थे। उसके बाद क्यों नहीं दे पाए थे, क्योंकि उस समय रिकार्डो का प्रभाव था। उस समय इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो के विचार अत्यंत प्रभावशाली थे। किन्स ने ये टिप्पणी की कि जिस प्रकार से होली इंक्विजिशन स्पेन पर छाया रहा था, उसी प्रकार रिकार्डो का बौद्धिक प्रभाव है इंग्लैंड पर स्थापित था। उनके विचारों का प्रभाव राजनीतिक, जो बुद्धिजीवी है, या विश्वविद्यालयों पर गहराई से था। फलतः प्रभावी मांग की समीक्षा अधिक, जो आर्थिक साहित्य से लगभग लुप्त हो गई थी। यानी माल्थस ने प्रयास किया था, लेकिन रिकार्डो का जो प्रभाव वो बड़ी गहराई से फैला हुआ था। यहाँ किन्स का हम देखें कि 20वीं शताब्दी में जो जॉन मेनार्ड किन्स ने माल्थस के विचार को आगे बढ़ाया था, और किन्स ने कहा कि बेरोजगारी अनैच्छिक हो सकती है, कुल प्रभावी मांग की कमी वास्तविक समस्या है, और निवेश और अपेक्षाएं उत्पादन को प्रभावित करती हैं। और 1930 की
जो ग्रेट डिप्रेशन ने ये सिद्धांत कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार की ओर नहीं बढ़ती है। किन्स ने प्रभावी मांग का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करके उस पहेली का समाधान किया जिसे माल्थस संघर्ष करते रहे। तो आगे हम किन्स के इस सिद्धांत को पढ़ेंगे जिन्होंने प्रभावी मांग का सिद्धांत दिया। 1930 की जो एक महामंदी आई थी, महामंदी के बाद में जो क्लासिकल मॉडल है वो बिल्कुल फेल हो गया था। ऐसी स्थिति में किन्स ने, जो माल्थस ने प्रयास किया था लेकिन एक सिद्धांत नहीं दे पाए, लेकिन किन्स महोदय ने एक नया सिद्धांत दिया था। वो इन्होंने आलोचना की कि जैसा कि क्लासिकल ने ये कहा कि बेरोज़गारी हो ही नहीं सकती, यहाँ बेरोज़गारी हुई 1930 में, तो किन्स ने कहा कि भैया आपका कहाँ गया वो नियम, क्यों हो रही है बेरोज़गारी, तो उसके स्थान पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया। आगे इसमें हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को अपने आप जो संतुलित हो जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति होती है और ये स्थिति बिना स्फीति के प्राप्त होती है। इसमें सरकार के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है। बाजार की शक्तियाँ मांग और पूर्ति श्रम संतुलित बना लेती है, जिसकी हमने ये चर्चा की है। बार बार ये अलग अलग शब्दों के माध्यम से, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहा है क्लासिकल मॉडल, पूर्ण रोजगार को लेकर बात कर रहा है, और उन्होंने कहा कि बिना स्फीति के इन्फ्लेक्शन होता ही नहीं है, यानी कीमतों में कोई किसी प्रकार की वृद्धि होती नहीं, उसके बिना ही पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है। और सरकार के हस्तक्षेप की, सरकार की कंट्रोलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार जो मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से स्वयं संतुलित बना रहता है। पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति बताया। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है। बेरोजगारी यदि होती है तो अस्थायी होती है, और इसे पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था की सामान्य अवस्था अस्थायी के रूप में बताते हैं। और उसका उन्होंने इलाज भी बताया कि जो मजदूरी है या कीमतें उनको घटाकर इनको दूर कर सकते हैं। और उन्होंने स्वचालित ऑटोमेटिकली जो शक्तियाँ काम करती है अर्थव्यवस्था में, ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो असंतुलन को अपने आप ठीक कर देती हैं। यदि उत्पादन घटे तो धीरे धीरे फिर से उत्पादन बढ़कर पूर्ण रोजगार तक पहुँच जाता है। साथियों, जो ग्राफिकल तरीके से और मैथमेटिकल तरीके से भी इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि आखिरकार कह क्या रहा है। मजदूरी और कीमतें लचीली होती है, और यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो मजदूरी दर कम हो जाती है। मजदूरी कम होने से नियोक्ता अधिक श्रमिकों काम पर रख लेते हैं और इससे फिर से रोजगार बढ़ जाता है। इसी तरह यदि वस्तुओं की अधिकता हो जाए तो कीमतें घटती हैं, और कीमतें घटने से मांग बढ़ती है और बाजार फिर से संतुलन में आ जाता है। यहाँ बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार का अर्थ सभी लोगों को जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है। यहाँ ऊपर हमने ये चर्चा की कि बिना स्फीति के तो क्या है, उत्पादन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है, लेकिन इस स्थिति में कीमतें में लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है। न अत्यधिक मांग न अत्यधिक कीमत की वृद्धि होती है। इसलिए क्लासिकल जो विचारधारा कहती है कि पूर्ण रोजगार और मूल्य स्थिरता के साथ साथ संभव है। और ये कैसे संभव होता है? क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार मजदूरी और कीमतें लचीली होती है। यदि मांग अधिक बढ़े तो कीमतें बढ़ेगी, परंतु मजदूरी भी समायोजित हो जाएगी। और यदि बेरोजगारी हो तो मजदूरी घटेगी और रोजगार बढ़ेगा। इस प्रकार संतुलन स्थापित हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहती है। तो यहाँ फिलहाल ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की को सामान्य स्थिति माना है, और इसी को लेकर ही चर्चाएं की जा रही है। क्लासिकल सिद्धांत के कोई मुख्य कथन हम देखें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ये बेरोजगारी अस्थायी होती है। मजदूरी एवं कीमतें क्या होती है? लचीली होती है ना। और प्रमुख मान्यताएं हम देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता को लेकर बात कर रहा है। मजदूरी या कीमतें पूर्ण लचीली होती है। श्रम समरूप होता है, होमोजेनियस होता है, एक तरह का काम करते हैं लेबर। मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है, कांस्टेंट है मुद्रा, और मुद्रा तटस्थ भी होते हैं, मनी न्यूट्रल होती है। क्यों होती है? इसका अर्थ क्या है? यहाँ भ्रम पैदा होगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको भी मैं क्लियर करूँगा कि मुद्रा की तटस्थता क्या कह रही है, और फिर मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के साथ सीधा और समानुपाती संबंध होता है। ये क्या होता है इसको भी हम चर्चा करेंगे कि मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में होती क्या है। मुद्रा मजदूरी किसे कहते हैं, वास्तविक मजदूरी किसे कहते हैं, और उनका सीधा संबंध क्या है। ठीक है, उसको भी देखें। बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, और अर्थव्यवस्था बंद को लेकर बात कर रहे हैं, और ये सिद्धांत मुक्त बाजार पर आधारित है। इसका विश्वास है यदि सरकार हस्तक्षेप न करे और बाजार की स्वचालित शक्तियाँ। तो यहाँ आप देखिएगा मान्यताएं, ये मान्यताएं आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्री है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, सारी मान्यताएं उन्होंने अच्छी अच्छी ली है ना। जैसा कि हम क्लासिकल अर्थशास्त्री लेते हैं ना, उसके अनुसार आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता बताई, मजदूरी कीमतें। उसके बाद आप देखिएगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने या इच्छुक एवं सक्षम प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल जाता है। बेरोजगारी के प्रकार हम देखें, एक तो होती है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, है ना। ये कब होती है? नौकरी बदलने के दौरान जानकारी के अभाव में। वो अस्थायी होती है, यानी जब वो नौकरी बदलता है तो उसके बीच में जो होती है वो बेरोजगारी एक
दूसरी है ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी, श्रमिक प्रचलित मजदूरी पर काम करने का इनकार करें, है ना। तो इनको तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति तो वही अपने आप बनी रह सकती है, क्योंकि ऐच्छिक है, वो मजदूरी पर, उस प्रचलित मजदूरी पर उसको काम मिल रहा है, फिर वो काम नहीं करना चाहते तो उसको तो हम बेरोजगार कैसे कहेंगे, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी को उन्होंने अस्वीकार किया। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है और उसको काम जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार बैठा है, वो स्थिति। साथियों, क्लासिकल मॉडल में दो प्रकार के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। पहला मुद्रा की तटस्थता को लेकर, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को लेकर। ये होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा यानी मनी बढ़ गई तो उसका उत्पादन व रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ये क्लियर रखिएगा। और कैसे, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, यानी मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अंतर समझ लीजिएगा। मजदूरी तो मान लीजिए 1000 है, तो रियल इनकम कितनी हुई कि 1000 तो है, लेकिन कीमत स्तर जो है जो 2 है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो वास्तविक मजदूरी कितनी है, 500 है, ठीक है। वास्तविक जो रियल इनकम बोलते हैं वो W/P का, यानी उसका मान लीजिए आपकी मुद्रा बढ़ रही है लेकिन साथ साथ कीमत स्तर भी तो बदल रहा है ना, ठीक है, महंगाई भी तो बढ़ रही है, तो वास्तविक जो रियल है वो वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है। अब ये W बढ़ गया, मान लो कि ये 2000 हो गया, और जो कीमत स्तर है वो भी बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ जो वास्तविक मजदूरी है वो 500 की 500 है। मुद्रा की तटस्थता ये बोल रही है कि मुद्रा बढ़ने के कारण आप जो मुद्रा जो बढ़ गई है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो मौद्रिक मजदूरी तो 1000 से 2000 हो गई, लेकिन रियल जो इनकम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि जिसके कारण रोजगार व उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुद्रा की जो तटस्थता है उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ मुद्रा मजदूरी और कीमत स्तर दोनों समान अनुपात में बदलते हैं, कीमतें 2 गुना, मजदूरी भी 2 गुना, और वास्तविक मजदूरी नहीं बदलती है, श्रम मांग नहीं बदलता, रोजगार नहीं बदलता और उत्पादन नहीं बदलता है। इसको हम डायग्रामेटिक तरीके से और गणितीय अप्रोच के माध्यम से भी समझेंगे। मुद्रा की तटस्थता को आप समझ लीजिएगा। दूसरी स्थिति है, यहाँ हम ये देखेंगे वास्तविक अर्थव्यवस्था पर। दूसरी स्थिति, क्लासिकल मॉडल ये कह रहा है कि मजदूरी मूल्य लोचशील है, फ्लेक्सिबल है। ये स्थिति यदि बेरोजगारी हो जाए अर्थव्यवस्था में, पहले तो बात तो इन्होंने पूर्ण रोजगार की बात की है, लेकिन किसी स्थिति के कारण, क्योंकि इसको सामान्य स्थिति बताया है, ऐसी स्थिति में कभी हो भी जाए तो मजदूरी और कीमतें गिर जाएगी, ठीक है। और अब क्या होगा, मजदूरी घटेगी, उत्पादन लागत घटेगा, वस्तु सस्ती होगी, मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और अधिक लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ रोजगार बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है। दोनों स्थितियों से थोड़ा समझ लीजिएगा, अंतर हो सकता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। पहली स्थिति मुद्रा की तटस्थता को लेकर है, मुद्रा बढ़ गई उसके कारण जो वास्तविक चर है जैसे रोजगार है, उत्पादन है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसको डायग्राम की तरीके से अच्छी तरीके से समझ में। दूसरी स्थिति है कि किसी कारण से बेरोजगारी हो जाए, और क्लासिकल मॉडल में ये कहा कि मजदूरी और मूल्य बदला जा सकता है। बेरोजगारी बढ़ गई, ऐसी स्थिति में मजदूरी की कीमतें गिर जाएगी, और मजदूरी और कीमतें गिरने से उत्पादन व रोजगार बढ़ जाएगा, वापस पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ ये दोनों कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। और बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डायग्रामेटिक और जो मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से बड़े शानदार तरीके से समझेंगे। आप कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।